ये हम लोगों का जो है सेल का सेकेंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अलग अलग थ्योरी है, ठीक, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें से सबसे पहला थ्योरी है आपका सैंडविच मॉडल, ठीक, जिसको डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। ठीक, इन्होंने जो है बताया था कि एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है करके। फिर इसके बाद दूसरा मॉडल आया जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं, जिसको रॉबर्टसन ने दिया। फिर तीसरा मॉडल आया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ऐसे करके तीन जो मॉडल है, ये तीनों की तीनों मॉडल किसके बारे में बताते हैं, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल आपको डेवसन एंड डेनियल ने दिया था। ठीक, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो फास्फोड के बाइलेयर होते हैं, ये आप लोगों के जो फास्फोड बोलते हैं, जो ग्लाइकोलिपिड है या लिपिड का जो बाइलेयर है, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, इनके ऊपर में क्या होता है, प्रोटीन का एक लेयर होता है। ठीक, इसको अगर जनरली देखें तो ये कैसे रहेगा, ये हमारा प्रोटीन का लेयर है और इधर भी एक प्रोटीन का लेयर है और इनके बीच में लिपिड के बाइलेयर है। ये दोनों के दोनों क्या है, अपना लिपिड है। ठीक, ये मॉडल किसने दिया था, आपका डेवसन एंड डेनियल ने। ठीक, इस मॉडल को आपका क्या, कौन सा मॉडल देखते थे, आपका सैंडविच मॉडल बोलते हैं। ठीक, इसको डेवसन एंड डेनियल ने दिया था। आपको याद रखना है, सिर्फ नाम बस याद रखना है आपको, किसने दिया था, कहता करते। सेकेंड मॉडल है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मैंने बताया जैसे रॉबर्टसन ने दिया था। तो रॉबर्टसन ने बस उसी मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया था जो सैंडविच मॉडल है, और उसने क्या बोला था कि जो तो बाइल लेयर है लिपिड के, ये दोनों बाइल नहीं एक है। क्या था, इसको एक माना, दो ना मान के एक माना, और इसके ऊपर में एक इधर एक इधर, ऊपर में एक प्रोटीन का बना है, ये भी प्रोटीन का और ये आपका लिपिड का। ठीक, तो ऐसे करके कितने लेयर हो गए, 3 लेयर। ऐसे करके कितने लेयर हो गए, 3 लेयर। जब भी कोई 3 लेयर प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन, लिपिड, फिर प्रोटीन, तो इन सबको, इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे अपन, यूनिट मेम्ब्रेन। ये किसने बोला, आपका रॉबर्टसन ने बोला। इसके बाद आपका जो थर्ड मॉडल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताता है, वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आपका सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो प्रोटीन है, ठीक, उन दोनों का जो मॉडल है उसको डिस्कार्ड करते हुए उन्होंने बोला कि आपका जो प्रोटीन है वो लिपिड को पूरी तरह से कवर अप नहीं किया रहता। अगर जैसे लिपिड है, ये आपका लिपिड का लेयर है, ये भी आपका लिपिड का लेयर है, ये आपके लिपिड के 2 लेयर हैं, तो प्रोटीन इसको पूरा कवर अप नहीं किया रहता। प्रोटीन कैसे रहता है, प्रोटीन आपका इसमें ऊपर में रहेंगे कुछ प्रोटीन, और कुछ जो है कहाँ पे रहेंगे, दोनों लेयर को होते हुए रहेंगे। तो जो प्रोटीन दोनों लेयर को टच किया रहेगा उनको क्या बोलते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन ऊपर बस में रहेगा या किसी एक लेयर बस में प्रेजेंट रहेगा, जिसको इजिली हम लोग निकाल सकते हैं, उसको क्या बोला, पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसा हमने करके बताया कि प्रोटीन एक्चुअली में पूरा नहीं रहता, वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट रहता है, लिपिड को पूरी तरह से कवर अप नहीं किया था। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है और यही जो मॉडल है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ये आपका 3 मॉडल्स हो गए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ठीक, यहाँ पे देखोगे तो ये वाला आपका क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन है, और यहाँ पे जो है, ठीक, ये आपके क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये हमारा एक सेल है,
ये हमारा एक सेल है, ठीक। कौन सा सेल है? प्लांट का सेल है। ठीक, प्लांट के सेल से अपन क्या करेंगे? रिमूव करेंगे किसको? सेल वॉल को। तो जो स्ट्रक्चर बचा, ये आपका क्या है? सेल वॉल है। इसको हटा देंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बचेगा, ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। ये बचा, ये क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ठीक। ये आपका होगा प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक। तो नेक्स्ट में जब अपन न्यूक्लियस को हटा देंगे, रिमूव करेंगे किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को हटा दिया। न्यूक्लियस को हटाने के बाद जो बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और उसके अंदर में वो आपका क्या होगा? साइटोप्लाज्मा। इसी साइटोप्लाज्मा में आपके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब के सब इसी में रहेंगे, ठीक। तो सेल विदाउट न्यूक्लियस, ठीक, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी चीज़ें रहेंगी न्यूक्लियस को छोड़ के, उन सबको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मा, ठीक। अब इस साइटोप्लाज्मा से अपन ने क्या किया? जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सब को हटा देंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइलोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? हाइलोप्लाज्म, ठीक। तो ऑर्गेनेल्स को हटा दिया तो हाइलोप्लाज्म, ये आपका एक है। अब एक और टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म का, ठीक। एक और टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म का। तो प्रोटोप्लाज्म को भी समझ लो, जो लिक्विड मटेरियल रहेगा, ठीक। प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? लिक्विड मटेरियल रहेगा। कहाँ कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। प्लस लिक्विड मटेरियल रहेगा कहाँ पे? न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में। इन सब को एक साथ लिक्विड मटेरियल ना, इसमें ऑर्गेनेल्स को नहीं जोड़ा, क्यों लिक्विड मटेरियल, इन सबको क्या साथ क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है एक बिल्डअप किया छोटा सा, ठीक। तो आप देखेंगे साइटोप्लाज्म में क्या है? एक्सेप्ट न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी रहेगा उन सबको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे सेल विदाउट सेल और क्या है आपका? प्रोटोप्लास्ट है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक। तो साइटोप्लाज्मा आपका दो पार्ट से में बना होता है। पहला होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको अपन ने बोला कि जो लिक्विड मटेरियल है वो, ठीक, ये हमारे पास होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता और होमोजीनस होता है, सभी जगह एक जैसे रहता है, ठीक। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब किस में आते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में आते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मा का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या क्या होता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, सोडियम होता है, अदर मेटल्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, एंजाइम, ये सब कहाँ पे होता है? आपका साइटोप्लाज्मिक के मैट्रिक्स में, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का बताया सेल विदाउट सेल वॉल, ये इसे और क्या बोलते हैं? नेकेड सेल बोलते हैं, नेकेड सेल, ठीक। साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल्स हेलोप्लाज्म, ठीक। आप प्रोटोप्लाज्मा का देख लेते हैं, ठीक। प्रोटोप्लाज्मा का मैंने जैसे बताया कि फ्लूइड होता है, ठीक, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक। उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ का होता है? आपका सेमी फ्लूइड आपका न्यूक्लियस का होगा और साइटोप्लाज्मा का, दोनों जगह का जो सेमी फ्लूइड है उन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मा बोलेंगे। ये करता क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जितने भी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उन सबको एक प्रॉपर जो है मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। एक मीडियम देता है जिससे कि वो पूरा का पूरा जो है इसलिए हो सके, ठीक। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है? पूरा जितना भी फंक्शन हो उन सबको करने के लिए प्रॉपर मीडियम दे रहा है। तो इसीलिए अपन ने क्या, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको हक्सले ने क्या बोला? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। ये आपका हो गया प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपका आता है न्यूक्लियस, ठीक।
न्यूक्लियस जो है आप जब सेल को देखोगे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनेल जो दिखाई देगा वही आपको न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में ट्रांसडेंशिया प्लांट में किया था। ये बिगेस्ट ऑर्गेनेल्स है, ठीक। ये कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल है। जैसे हम लोगों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है। वैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल को, अगर पर्टिकुलर सेल की बात करें तो पर्टिकुलर सेल को उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करना है कि उसको क्या करना है, ठीक। प्लांट सेल में अगर एक से ज़्यादा क्या है न्यूक्लियस है तो उसको कॉन्सिटिया बोलेंगे, ठीक। और अगर एनिमल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको सिंसिटिया बोलेंगे, ठीक। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये एब्सेंट होता है कहाँ कहाँ पे, मैच्योर आरबीसी में और जो फ्लोएम ट्यूब्स हैं इनमें। ये इसको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर में आपको डेंस शेप दिखाई देता है, ठीक। डेंस जो है शेप जिसको सेमी फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर शेप बोलते हैं, कैरियोलिन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं या कैरियोफ्लूइड बोलते हैं, ठीक। जो न्यूक्लियस होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। आप जब न्यूक्लियस देखोगे जैसे यहाँ पे, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है। पहला आपका क्या है, न्यूक्लियर एनवलप, ये है आपका, ठीक। क्रोमैटिन फाइबर, ये आपका जो धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। और बीच में जो डेंस दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस। ये बीच में जो डेंस दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक। आपको पता होगा क्रोमैटिन फाइबर ही इसमें क्या होता है, कॉइलिंग होता है। और कॉइलिंग होने के बाद एक किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। कॉइलिंग होने के बाद ही किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। तो ऐसे न्यूक्लियस के मेनली तीन कंपोनेंट है, आपका न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन फाइबर होगा। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो है आउटर बाउंड्री है न्यूक्लियस का, ठीक। डबल लेयर्ड होता है, ठीक। आप लोगों ने को जैसे बताया ऐसे आपको उसका न्यूक्लियस है तो इसके बीच में स्पेस बच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक। इसके बीच में जो है स्पेस बचता है उसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक। इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट रहते हैं। जब आप आरएनए को देखोगे यहाँ पे जो गैप दिख रहा है सेल वॉल में, देखो बीच बीच में गैप है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ठीक। और इनके बीच में जो गैप है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, डेंस स्फेरिकल बॉडी वो दिखाई देते हैं आपको न्यूक्लियस के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है फोंटाना ने किया था और टर्म जो है बाउमैन ने किया था। न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी किसने किया था, फोंटाना ने किया था, टर्म जो है बाउमैन ने दिया था। अपीयर डूने कब दिखाई देता है हमको, इंटरफेज में दिखाई देगा, अर्ली प्रोफेज में दिखाई देगा और टेलोफेज में दिखाई देता है। जो न्यूक्लियोलस होता है इन्हीं सब में दिखाई देता है, बाकी बाद में आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, इसको मैं आप लोगों को जब क्रोमोसोम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट आपका होता है प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा। इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और सेकंड है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसका क्या करना, सिंथेसिस करना। इसको आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोमैटिन फाइबर। तो आपका जो क्रोमैटिन फाइबर जो है किससे किससे मिलकर बना रहता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है और डीएनए होता है, इन तीनों से मिलकर आपका क्रोमैटिन फाइबर बना होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिड, ठीक। प्लास्टिड क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, ठीक। प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं, मतलब सेल्फ रिप्लिकेटिंग मतलब इसको मतलब नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड को कोई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस जो है अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है कि नहीं। प्लास्टिड की अगर मर्जी होगी तो खुद रिप्लिकेट हो जाएगा, उसको मतलब नहीं है कि बाकी ऑर्गेनेल कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। प्लास्टिड के तीन टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है, ठीक। इसके तीन टाइप होते हैं, इसके स्टोरेज के आधार पे इसके तीन टाइप हैं। अगर स्टार्च का स्टोरेज करता है इसको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, अगर प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं इसको एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटियोप्लास्ट बोलते हैं, अगर फैट या ऑयल का क्या करता है, स्टोरेज करता है तो एलायोप्लास्ट बोलते हैं। ये आपके तीन जो है मेन फंक्शन है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड है। इसके भी दो टाइप हैं, पहला है फियोप्लास्ट, दूसरा है रोडोप्लास्ट। तो जो फियोप्लास्ट होता है आपको ब्राउन एल्गी है उनमें दिखेगा, ठीक। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन।
तो फ्यूकोजेंथिन के कारण ही आपको एल्गी जो है क्या दिखाई देता है, ब्राउन कलर का। तो फ्री ऑफ लार्ज जो है जो में कौन सा है वो पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट होता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो है आपको रेड एल्गी में दिखाई देता है। इसमें जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है, ठीक। तो रेड एल्गी का अगर आएगा तो उसमें क्या होता है, रोडोप्लास्ट होता है, और रोडोप्लास्ट में फाइकोएरिथ्रिन जो है पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण वो रेड कलर दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका डिस्क के शेप जैसे होगा, ठीक, सेमी ऑटोनोमस है, ठीक। इसको भी मतलब नहीं है कि आपका जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। ये भी अपने मर्जी से चलता है। प्रोटीन आपका 50 to 59% होता है, लिपिड 21 to 30% होता है। आपको एक क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, आरएनए है, डीएनए है, ये सब इसमें मिलता है। ये कंपोनेंट याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, डीएनए होता है, इसको याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, ऐसा मतलब क्लोरोप्लास्ट के बाद खुद का डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा कि जैसे किचन होता है हमारे घर में किचन होता है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक। तो अपन वहाँ पे यहाँ पे भी खाना बनाते हैं, उसको किचन बोलते हैं। वैसे सेल के अंदर में भी एक ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर में खाना बनता है, उसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक। इसका टर्म किसने दिया था, सिपमेयर करके के साइंटिस्ट, उन्होंने टर्म दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रीस एंड प्लॉट करके, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए है, ठीक। तो रीस एंड प्लॉट का याद रखना, रीस एंड प्लॉट है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, ठीक। अब इसके 2 यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। आप जब क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट आपको ऐसे दिखाई देता है। ये आपका डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर में क्या होगा, सिंगल यूनिट को थैलेकॉइड बोलते हैं। थैलेकॉइड बहुत सारे एक साथ जब अरेंज हो जाते हैं तो इसको ग्रेना बोलते हैं, ठीक। ये भी इधर भी ग्रेना, ये आपका ग्रेना हो गया। ये जो ना जो है एक पट्टी से जुड़ा होता है जिसको लैमेला बोलते हैं, ठीक है। जो खाली जगह दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। खाली जगह 2 दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये हो गया, आउटर मेम्ब्रेन जो है 2 जो है लेयर से भरा होता है। पहला जो है परमिएबल होता है, दूसरा इम्परमिएबल होता है, ठीक। स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन, आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन है वो आपका स्ट्रोमा में होता है, और जो लाइट रिएक्शन है वो आपका ग्रेना में होता है। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डार्क रिएक्शन आपका कहाँ होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है। और जो ग्रेना का जो सिंगल यूनिट है इसको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल को ना, एक को बस, इसको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। तो ये जो थैलेकॉइड है, ठीक, ये थैलेकॉइड जो है एक सिस्टर्नी होता है, फ्लैट सिस्टर्नी होता है, जो एक दूसरे के ऊपर रख के मिलने से बनता है, ठीक। लेमेला क्या होता है, इंटरकनेक्ट करता है ग्रेना को, 2 ग्रेना होता है उनको क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, प्री एग्जिस्टिंग जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी से जो है नए क्लोरोप्लास्ट बनते हैं। मतलब ये आपका पहला क्लोरोप्लास्ट है, इसी से आपका जो है 2 नए क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, ठीक। तो पहले से जो क्लोरोप्लास्ट है उसी से बनता है, तो उस क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, प्रोप्लास्टिड बोलते हैं। मतलब प्रोप्लास्ट से आपका क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट है वो बनता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है जब एक साथ किसी यूनिट का फॉर्मेशन करता है तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम बोलते हैं। तो स्ट्रोमा और ग्रेना का यूनिट कभी पूछेगा तो क्वांटासोम है, या क्लोरोप्लास्ट का यूनिट बोलेगा तो भी क्वांटासोम है, ठीक। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ठीक। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक यूनिट भी इसको बोलते हैं, किसको, क्वांटासोम को, ठीक। इसमें क्या होता है, एटीएस होता है और फास्फोराइलेशन होता है। थैलेकॉइड जो टर्म है उसको मोंक ने दिया था, ठीक। एटीएस आपको पता होगा जो NADH2 होता है, ये आपका क्या करता है, इसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं और उसके बाद किस में जाते हैं, टीएस में जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या करता है, आपका एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो एटीपी का प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एटीएस के थ्रू। ये आप लोगों का डायग्राम है एक सिंपल सा, ये आपका क्या है, ग्रेना है,
ये आपका लेमेला है, ये सिंगल को अपन थैलेकॉइड बोले हैं, और जो बाकी का जो खाली स्थान है वो आपका स्ट्रोमा है। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो आप लोगों का ऑर्गेनाइज है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी डिस्कवरी जो है हॉलिका ने किया था, टर्म जो है सी बैंडा ने दिया था। ठीक, ये रॉड से भी स्ट्रक्चर होता है। ना से इनको ओवर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है करके, जैसे उसमें रीसेंट प्लॉट ने बताया था, वैसे ना से इनको ओवर करने जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि इसके पास खुद का डीएनए होता है। मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और बीटा ऑक्सीडेशन, आपको पता होगा जो मेन रेस्पिरेशन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन भी आपका कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का आपका क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक, अब एटीपी इसके अंदर में एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या है टीएस में जाके एटीपी बनता है, और जो रिएक्शन होता है उनसे क्या होता है एटीपी बनते हैं। तो वो एटीपी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी का करेंसी बोलते हैं, मतलब पैसा है, एनर्जी का क्या है, पैसा है। इसके कंपोनेंट क्या है, 70% प्रोटीन होता है, 25 to 30% जो लिपिड होते हैं, 1% आरएनए होते हैं, और लेस देन 1% आपका डीएनए होता है। ये आपका कंपोनेंट है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मैंने बताया, तो इसमें भी क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन रहता है। ठीक, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है फोल्डेड रहता है। ये जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड रहता है, और जो फोल्डेड पोर्शन है जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। नहीं, सबको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक हो गया डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, जो इनर मेम्ब्रेन है फोल्डेड रहता है बहुत जगह। ठीक, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी टर्म जो है पलाडे ने दिया था, ये क्या होता है, सीरीज ऑफ फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, वो आगे भी बता दिया। ठीक, फंक्शन क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन यहीं पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन का होता है। ठीक, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। जिसके पास भी डीएनए है वो सब के सब इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो न्यूक्लियस के पास डीएनए है वो पार्टिसिपेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए वो भी क्या करता है, इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी डीएनए है तो भी क्या करता है, इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों के दोनों कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक, तो ये जब इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। आपका क्रेब्स साइकिल जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे होता है। ठीक, ये आपका जैसे कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर में ये वाला जो पोर्शन क्या है आपका मैट्रिक्स है, तो यहीं पे आपका क्या होगा, क्रेब्स साइकिल चलेगा। नेक्स्ट, ये तो आपका एक डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पोर्टर ने 1948 में, पोर्टर मिल ने 1948 में, लिवर सेल ऑफ रेड के जो लिवर सेल उसमें। ठीक, ये क्या करता है, बहुत बड़ा होता है। आप जब देखोगे तो जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, इसके यहीं से ऐसे जुड़ा हुआ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस में नहीं मिलता, ये आरबीसीज में नहीं मिलता, एग में नहीं मिलता, या अनडिफरेंशिएटेड सेल में नहीं मिलता। ठीक, या प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं, आपको पता है। ठीक, इसके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, मतलब इन्हीं तीनों में से किसी एक के मिलने से बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सबसे पहला फॉर्म है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आप लोग जैसे डायग्राम में देखोगे तो ये वाला आपका क्या है, सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी एक्चुअल में देखें तो ऐसा टाइप से रहेगा, ये इसमें क्या है, राइबोसोम आके चिपके रहते हैं। ये जो डॉट बना रहा हूँ ये सब के सब क्या है,
राइबोसोम, ये राइबोसोम आके चिपके रहते हैं। ठीक, ये आपका सिस्टर्नी है। एक बड़ा होता है, सेक लाइक होता है और अनब्रांच्ड होता है। इसको याद रखना, अनब्रांच्ड होता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी यहाँ से कि सिस्टर्नी जो ब्रांच होता है कि अनब्रांच। ठीक है, और इसमें राइबोसोम चिपका हुआ होता है। सेकेंड आता है वेसिकल। तो वेसिकल जैसे बताया कि ओवल शेप होगा और मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, ये आपका क्या है, वेसिकल है। थर्ड आता है आपका ट्यूबुलर। ट्यूबुलर जो है ट्यूब्यूल होगा, ट्यूब के जैसे होगा और ब्रांच्ड होगा। ये यहाँ पे देखो ट्यूब्यूल के जैसे है और ब्रांच्ड है। ये आपके इन्हीं में से किसी के मिलने से आपका क्या है, ईआर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप जब इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आके चिपक जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो दाना दाना दिख रहा है वो क्या है, सबके सब राइबोसोम है। तो राइबोसोम आके चिपक जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो जब राइबोसोम चिपका रहेगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं चिपका रहेगा तो इसको इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। आप सबको पता है प्रोटीन का फैक्ट्री जो है किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। तो राइबोसोम चिपकता है इसलिए वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली जो है सिस्टर्नी से मिलकर बना रहता है। अब इसके फंक्शन, ठीक, फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टोर इन सिंथेसिस करता है। ठीक, सिंथेसिस करता है आपका ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, हार्मोन्स का, प्रोटेक्ट करता है सेल को डिटॉक्सिफिकेशन से। अगर कोई टॉक्सिक आ गया तो क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। नेक्स्ट आता है आपका गल्गी बॉडी। गल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक, ये आपको सभी में दिखेगा एक्सेप्ट किसमें, प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखेगा। ठीक, तो इन प्लांट सेल गल्गी बॉडी स्कार डिक्टियोसोम, जो प्लांट सेल है उसमें अपन गल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है कैमिलियो गल्गी ने किया था। ठीक, ये जो है 2 से 7 जो फ्लैट सिस्टर्नी है उनके मिलने से बनता है। ठीक, इसका ये क्या करता है, सिक्रेट करता है एसेसरी मटेरियल प्लांट सेल वॉल। सेल डिवीजन के टाइम में क्या है, आप लोगों को पता होगा, सेल डिवीजन के टाइम में ऐसे एक लेयर बनता है जिसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। यही जो फ्रेगमोप्लास्ट है आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का। ठीक, ये आपका सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल के लिए जो मटेरियल है, जरूरी मटेरियल है, उसको क्या करता है, ये सिक्रेट करता है सेल डिवीजन के टाइम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपका गल्गी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, स्टोर करता है प्रोटीन का, एंजाइम का। ठीक, पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे ले जाता है। ठीक, सिक्रेटरी फंक्शन है, सिक्रेट भी करता है, जैसे बताया सेल वॉल के लिए सिक्रेट करता है। इसमें ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट से जुड़ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना। ठीक, या लिपिड का कार्बोहाइड्रेट से जुड़ना, ग्लाइकोलिपिड बनाना। ये सब प्रोसेस को अपन ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, गल्गी बॉडी है। यहाँ पे जो सिस फेज है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहता है। ठीक, जो ट्रांस फेज है ये आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। ठीक, ये आपका सिस्टर्नी है, ये रेटिकुलम। अब इसी से आपका क्या बनेगा, इस गल्गी बॉडी से आपका क्या होगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। आपका किसका फॉर्मेशन होगा, लाइसोसोम का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाइसोसोम। ठीक, गल्गी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, गल्गी बॉडी से होता है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, इसका अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब जो पानी के प्रेजेंट में क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक, पानी के प्रेजेंट में क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ऐसे एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो इसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, गलती से जो है बाहर निकल जाता है। तो उसके कारण उसके पास में जितने भी सेल आएंगे उन सबको धीरे धीरे करके क्या करते जाता है, डाइजेस्ट करते जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है जैसे मैंने बताया, और कौन से टाइप के हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम रहेंगे, जैसे एसिटेज, फास्फेटेज, डीएनएज, आरएनएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सब क्या है,
इसके अंदर में मेनली आपका क्या होता है, मेनली ये प्रेजेंट रहता है एसिटेट फास्फेटेज, ठीक। एसिटेट फास्फेट जो है वो आपका मेनली प्रेजेंट रहता है, ठीक। ये सब आपके एंजाइम हो गए जो प्रेजेंट रहते हैं लाइसोसोम के अंदर, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ये कहता है क्या, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक। कम्स फ्रॉम फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस से कोई भी मटेरियल आता है उसका क्या करता है, डाइजेशन करता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये जैसे हमारा एक सेल है, ठीक, इसके अंदर में कोई सॉलिड मटेरियल है, इसको ये अपने अंदर में ले लेगा, सेल है उसने अपने अंदर में ले लिया, सॉलिड पोर्शन इसके अंदर में है। तो जब सॉलिड किसी भी मटेरियल सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर में लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस, एक सॉलिड को लेगा। तो वही अगर लिक्विड मटेरियल को लिया, जैसे पानी वानी है या और कोई मिनरल है, ठीक, इसको उसने अपने अंदर में ले लिया किसी सेल ने, तो इसको क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ये क्या होगा, लिक्विड के लिए होगा, ठीक। तो फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को मेनली जो है दो टाइप होते हैं, तो मेनली जो है आपको दो टाइप दिखेगा, पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें केवल और केवल एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम रहता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, गल्गी बॉडी से, ठीक, ये आपका गल्गी बॉडी है, गल्गी बॉडी से आपका क्या ये है, एक लाइसोसोम बना, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक। अब इसने क्या किया, बाहर में कुछ भी था उसको क्या किया, जो रेसिडुअल या ओरिजिन मटेरियल था उसको अपने अंदर में ले लिया, ठीक। इसको क्या बोले, प्राइमरी लाइसोसोम। जब उसने ले लिया अपने अंदर में तो इसके अंदर में आ गया, बाहर में जो भी मटेरियल था, तब इसको क्या बोले, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब सेकेंडरी लाइसोसोम अब ये क्या करेगा, इसमें के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी मिलेगा, ठीक, जो भी मटेरियल मिलेगा उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा आपके साइटोप्लाज्म में या हेलोप्लाज्म में, क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करने के बाद जो बच जाएगा मटेरियल, जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे एक बच गया जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल है कुछ कुछ, ये आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल कुछ बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल बॉडी। ये आपका क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर बाहर जो है जितने भी रेसिडुअल बचे हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ऐसे करके जो लाइसोसोम के एक्चुअली में तीन फेज हो गए, पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और तीसरा रेसिडुअल बॉडी। रेसिडुअल बॉडी भी लाइसोसोम ही है, बस ये है कि वो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसको कंटेन किया है, उसको क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर कर देगा। ये आपका हो गया क्या, लाइसोसोम। नेक्स्ट आपका आता है राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम की डिस्कवरी जो है रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया था, ठीक, और किसमें किया था, प्लांट में किया था, और पैलेडे जो है उन्होंने किसमें किया था, एनिमल में किया था। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन करके हैं, उन्होंने प्लांट में किया और पैलेडे ने क्या किया था, एनिमल में किया था। ये किससे अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है, ठीक। ये आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में दिखेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सभी में प्रेजेंट रहता है, ठीक। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन न्यूक्लियोलस से होता है, ठीक। जो राइबोसोम है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ पर बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, मैंने आगे बता दिया था, ठीक। ये किससे किससे मिलकर बना रहता है, आरएनए और प्रोटीन से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोल सकते हैं, राइबो जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो बोलते हैं, ठीक है, राइबोसोम को। अब इसमें जो है दो टाइप पाया जाता है राइबोसोम के। सबसे पहला है
प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। इसके सब 2 यूनिट होते हैं। सब यूनिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट आप जब भी देखोगे तो 2 यूनिट दिखाई देगा राइबोसोम में, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक क्या होता है? लार्जर सब यूनिट। ठीक, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा, एक लार्जर सब यूनिट। ठीक, तो दोनों अगर अलग अलग हैं, ये आपका अलग अलग है। ठीक, ये 30S है क्योंकि स्मॉल है, ये 50S है क्योंकि ये क्या है? लार्ज है। मैग्नीशियम प्रेजेंट रहेगा, तो मैग्नीशियम जब प्रेजेंट रहेगा तो ये दोनों के दोनों क्या बनाएंगे? डाइमर बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे? जिसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। और क्या होगा? 70S टाइप राइबोसोम होगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम का। ठीक, सेकेंड आता है यूकैरियोटिक के राइबोसोम का। यूकैरियोटिक में आपको 80S होता है, तो 80S में भी लार्जर यूनिट होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। तो जो लार्जर सब यूनिट होता है 40S का होता है, सॉरी जो स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S का होता है, लार्जर सब यूनिट जो है 80S का होता है। ये दोनों मिलेंगे फिर से किसके प्रेजेंट में? मैग्नीशियम 2+ के प्रेजेंट में, और क्या बनाएंगे? राइबोसोम बनाएंगे। कौन सा टाइप का? 80S राइबोसोम। ये आपका बन गया 80S। ठीक, किसके प्रेजेंट में बना? मैग्नीशियम के प्रेजेंट में। ये आपका किस में रहता है? यूकैरियोटिक में रहता है। ठीक, और 70S जो है आपका प्रोकैरियोटिक में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा और क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। ठीक, इन तीनों में आपका क्या है? 70S टाइप का राइबोसोम होता है। नेक्स्ट आता है एज का मीनिंग क्या होता है? 80S तो अपन ने लिखा, तो एज का मीनिंग क्या होता है? एज जो है आपका स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक, ये क्या है? इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। सेडिमेंटेशन आपको पता होगा, जैसे बीकर है, इसमें अपन ने बहुत सारे जो है जैसे मिट्टी को खोल दिया, ऐसे मिट्टी को खोल दिया है। ठीक, खोल के रखा है। अब रखेंगे तो क्या होगा? सेडिमेंट होगा। जो ज़्यादा भारी होगा पहले बैठेगा, ऐसे ऐसे बैठते जाएगा। और जो कम हल्का होगा बहुत ज़्यादा लेट में होगा। तो ये क्या है? एज किसको डिनोट करता है? ये स्वेडबर्ग यूनिट है। और इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब वो कितने देर में बैठता है उसके हिसाब से इसको अलग अलग जो है बांटे हैं। ठीक, इसमें 2 यूनिट होते हैं, मैंने बताया, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट होता है। ठीक, जो मैग्नीशियम आयन से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक, mRNA और राइबोसोम दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। और यही पॉलीराइबोसोम आपका क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका राइबोसोम है, ये आपका राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। ये सब मिलकर क्या करते हैं? पॉलीराइबोसोम बनाए हैं। और इसी से आपका क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रोसोम, नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपको पता होगा, ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना रहता है और दे हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक, वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो जो है ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना रहता है और ये हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्या करता है? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक, ये जो है ये 2 जो है मतलब बोलना चाहिए ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलेंट प्रोटीन मिलेंगे, उसके बाद आपको किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोट्यूब्यूल का। और यही माइक्रोट्यूब्यूल आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्पिंडल फाइबर का। अब नेक्स्ट आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको पता है एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये सेल डिवीजन के टाइम में हेल्प करता है और सभी हमेशा ही क्या करेगा? पेयर में प्रेजेंट रहता है। ये वाला आपका सेंट्रोसोम है, ये आपका सेंट्रोसोम है। ठीक, ये हमेशा क्या रहेगा? पेयर में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल बस में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट आपका क्या है? माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज में 3 है, पहला स्फेरोसोम, दूसरा है ग्लाइऑक्सिसोम, तीसरा पेरोक्सिसोम। तो स्फेरोसोम जो होता है केवल और केवल आपको प्लांट सेल में दिखाई देता है। ठीक, और जो इसका डिस्कवरी किसने किया था? पेरना ने किया था। ठीक, इसमें एसिटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पे था? इससे पहले लाइसोसोम में रहता, तो इसमें भी क्या होता है? वैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं। ठीक, इसको प्लांट का लाइसोसोम भी बोलते हैं।
आपको पता होगा कि प्लांट में जो है लाइसोसोम नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, स्पोरोजोम को प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट आता है, एंडोस्पर्म और कोटिलिडन, मतलब ये सीड में आपका प्रेजेंट रहेगा। क्या स्पोरोजोम आपका किस में प्रेजेंट रहेगा, सीड में। नेक्स्ट आता है ग्लाइऑक्सिज्म। ग्लाइऑक्सिज्म आपका प्लांट में प्रेजेंट रहता है। इसको बीवर ने जो है डिस्कवर किया था। ये बीटा ऑक्सीडेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब जो फैटी एसिड है उससे क्या बनेगा, आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक, चेंज फैट टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक, जो फैट होता है उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। ये किस में प्रेजेंट आता है, कैस्टर सीड, ग्राउंडनट सीड। क्यों, क्योंकि ये सब इन सब में क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक, इन्हीं सब में क्या होता है, ऑयल। तो जितने भी ऑयल वाले हैं उन सब में आपका क्या रहेगा, ग्लाइऑक्सिज्म रहेगा। नेक्स्ट है आपका पेरोक्सिज्म। पेरोक्सिज्म जो है प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। इसका डिस्कवरी जो है रोडिन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। ये लिवर एंड किडनी में इसका डिस्कवरी किया था। ठीक, इसमें क्या करता है, जो पेरोक्साइड जो होता है H2O2, इसको ये तोड़ देता है पानी और ऑक्सीजन। ठीक, ये तोड़ देता है किसमें, पानी और ऑक्सीजन में। तो ये ब्रेक डाउन करता है पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। और कैटालिटिक एंजाइम भी इसको, इसमें क्या है, कैटालिटिक जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डेज जो एंजाइम है, कैटालिटिक एंजाइम है, वो इसमें प्रेजेंट रहता है, किसमें, पेरोक्सिज्म में। नेक्स्ट आपका आता है वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स जो है का जो मेम्ब्रेन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, और वैक्यूल के अंदर में जो मटेरियल आता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जो बाहर का और जो अंदर का है, मतलब जो बोलना चाहिए जो पीएच है। ठीक, या सॉरी पीएच बोलता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करता है। तो वैक्यूल में आप लोगों को याद रखना है टोनोप्लास्ट और सेल से, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सेल है यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोम पढ़ना शुरू करेंगे।